हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जिन्होंने पहले वाले जो वैकेंसी थी उसमें अगर लगाया होगा तो उन्हें आइडिया हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जो बीपीएससी का पेपर अभी हाल ही में हुआ था वैकेंसी नंबर फर्स्ट का, तो उसका ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आज हम पूरा सॉल्व कराने वाले हैं और इसके लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि हम एक एक करके पूरे जो क्वेश्चन पेपर हैं सारे सॉल्व कराएंगे और विद एक्सप्लेनेशन कराएंगे। उसके साथ साथ जो और भी अदर टॉपिक मिलते जाते हैं उनके बारे में हम बात करते जाते हैं साथ साथ में। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक दो पार्ट देखे होंगे पहले कि उन्हें पता भी होगा, तो नए नए पार्ट्स करेंगे और टॉपिक भी बीच बीच में समझते जाएंगे कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो फ्रेंड्स, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है पहले वैकेंसी में, तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है सेकंड, वो भी बहुत कम नहीं, बहुत अच्छे खासे पद हैं। तो इसमें भी आपको जी जान से लग जाना है और प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसलिए हम आपकी मदद के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबने बहुत प्यार दिया, सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ये 61 नंबर है, क्योंकि 60 नंबर तक पार्ट 1 में हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम 61 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको याद होगा ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछा गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिपीट होंगे। अगर आप कर पाएंगे तो अगर एक दो क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए तो दूसरों से आप बहुत आगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर है और 62 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यानी कि किस महीने में पारित हुआ था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है 1918 का जो हुआ चंपारण कृषि कानून, वो फरवरी में, तो फरवरी में भी पास नहीं हुआ था। मई के महीने में, मई में भी नहीं पास हुआ था। और यहाँ पर सी नवंबर है, तो नवंबर में भी नहीं पास हुआ था। ये पास हुआ था किस महीने में? ये पास हुआ था मार्च महीने में। और कितने मार्च को? 4 मार्च को और 1920 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर मार्च को ही नहीं दिया है, इस वजह से क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। और ये पारित कहाँ हुआ था अगर बात कर ली जाए, तो ये हुआ था पारित बिहार और उड़ीसा की जो विधान परिषद है वहां पर पारित कराया गया था, बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 63 नंबर, और 63 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो सही कथन का हमें चूज करना है, सिलेक्शन। क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक हैं पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है इसके लेखक ये नहीं है, इसके रियल लेखक जो है तो पीटी नेहरू हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर नेहरू नहीं दिया, राजेंद्र प्रसाद दिया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, यानी कि दो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, इसको लेखक है सुभाष चंद्र बोस। तो एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहाँ पर भाग लिया था उरांव जो है, उरांव की जो जनजातियां थी उन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 65 नंबर, और 65 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मैचिंग कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर एडवोकेट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और बताया जा रहा है एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी नहीं है, ये गलत है। तो सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये तो
ये तो गलत ही है क्योंकि गलत ढूँढना है हमको। तो यहाँ पर देखो इसके दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसके कौन है? दुर्गा दास बसु हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझ में आ जाए। दुर्गा दास जो बसु हैं, ये इसके रियल लेखक हैं, ठीक है? तो गलत ही बताना है, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है पहला वाला, ठीक है? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, तो ये तो सही हो जाएगा, ये गलत नहीं है। अगला है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंडियन स्पेक्टेटर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, वैलेंटाइन चिरोल ने लिखा हुआ है इसको, ठीक है? इंडियन स्पेक्टर। तो हमारे गलत ढूंढने थे, तो हमारे गलत कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? ये गलत, ये तो सही है, ये गलत, तो ये ए और सी सही है। इसका मतलब एक से अधिक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 66 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 66 नंबर क्वेश्चन पे 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 67 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 67 बोला जा रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये यहाँ पर जो राइटर हैं इसके, ये हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या महान व्यक्ति हैं, उनकी जो बुक्स हैं जिन्होंने खुद लिखा है, उनको एक बार जरूर आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 68 नंबर, और 68 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, यानी कि चौकीदारी जो टैक्स है उसको देने से मना कर दिया था बिहार के लोगों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको पता होगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 को। अब देखो यहाँ पर और हम बात कर लें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर 12 मार्च और 1930 को, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये कब हुआ था? तो देखो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह आंदोलन की डेट भी पूछ ली जाती है कई बार, तो आपको ये भी याद रखना है ताकि आगे आने वाले समय में आपका डाउट ना हो। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा ये क्वेश्चन है 69 नंबर, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की बायोवृद्धि महिला के नाम से विख्यात हुआ करती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। तो यहाँ पर कहेंगे अरुणा आसफ अली जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बायोवृद्धि महिला की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर मैं कहूँ अगर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जानते थे, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते थे, ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 70 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, यानी कि बीजी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में, कहां पर करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूना में करी थी, होम रूल लीग की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 71 नंबर, और हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? तो हुंकार नाम की एक पत्रिका थी, इसके संपादनकर्ता कौन थे? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 72 नंबर। अब देखो 72 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जितने में हमारा काम चल सके इतना कर देता हूँ इसको। बोला जा रहा है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में जो विद्रोह करता था उनमें से एकमात्र मर्द थी, किसने बोला था यहाँ पर, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ह्यूज रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है सूची फर्स्ट है और सेकंड है। अब देखो यहाँ पर नारे दिए हैं और यहाँ पर किसने दिया है ये बताना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए, ऐसे करके। अब इसको मैच करते हैं। तो देखो गरीबी हटाओ
इंदिरा गांधी जी ने बोला था, लोकतंत्र बचाओ जो है जनता दल ने बताया था, और जोतने वाले को भूमि, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे जो लिखा हुआ है सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो, ऐसे करके ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पर हमें टिक करना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम करेंगे यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यहाँ पर देखो, ग्रेट ब्रिटेन साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी उदय हुआ था इसका, और पूर्व के लोगों का जो सम्मेलन है 1920 में, उनका भी यही मेन मकसद था, ठीक है, प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। अगला है द कॉमेंटर्स, तो ये भी वहीं पर हुआ था, तो हम कहेंगे 3 सही है, यानी कि 1 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यानी कि ये स्टेटमेंट जो दिया है ये वाला, ये किसने कहा था? तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, और 76 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर मैं सी तक कर देता हूँ, बाद में वो डी जो है ये ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं सी तक करता हूँ, ये हमारे लिए मेन है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख मांग जो थी वो राजस्व में कमी थी, और बेगार का उन्मूलन करना भी था, नहीं सॉरी, राजस्व में कमी नहीं, यहाँ पर आप बी नंबर, बेगार का उन्मूलन करना भी था, और वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने और ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने की खेती हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना था, तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी सही हैं, तो हम कहेंगे 1 से ज्यादा हैं, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 77 नंबर है, और 77 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया है? यहाँ पर बताना है, यानी कि मॉन्टेस्क्यू सरकार जो है उसने कौन सी पुस्तक में इनके बारे में बात करी है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो ये पुस्तक में बताया गया है न्यायपालिका इनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 78 पे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? यानी कि जो निर्वनीकरण है उसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन जो रीजन है वो क्या था? तो देखो, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर्स की मांग को पूरा करना, और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ये भी यहाँ पर सही है। अगला है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी यहाँ पर सही था क्योंकि इनकी यहीं पर मांग थी। अगला यहाँ पर तीसरा क्या है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, यानी कि बहुत सारी जो भूमि थी अंग्रेजों ने उनको बंजर घोषित कर दिया था, जंगल थे उनको बंजर घोषित कर दिया था, तो उनकी मांग कर रहे थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1 से ज्यादा सही है, तो हम कहेंगे हमारा राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, और 78 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो यहाँ पर किस में बोला गया है, किस संस्थान का ये स्लोगन है, आदर्श है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है उसका ये नारा है धर्मो रक्षति रक्षता, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगला देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, और 80 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? तो देखो यहाँ पर क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नेतृत्व करा था एक, और वो आंदोलन सफल भी हो गया है, तो यहाँ पर हमें बताना है वो कौन सा आंदोलन था। खादी के हथियारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। अगला क्वेश्चन है यहाँ, तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये ए भी गलत हो जाएगा, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या था, बारदौली सत्याग्रह है, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके आगे सरदार वर्ड जुड़ता है, तो ये सरदार नाम किसने दिया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो महामंदी आई थी भारत में 1929 में, उसके बारे में कौन से पॉइंट सही हैं। तो देखो, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ये भी है क्योंकि बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, और मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित करा था, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, प्रारंभ का मतलब 1929 के आसपास ही विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि किसानों ने बहुत ज़्यादा फसल उत्पादित कर लिया था ताकि बहुत ज़्यादा उनका लाभ हो सके, बहुत ज़्यादा बिक सके, तो फसल बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से जो खरीदने वाले खरीदार थे, व्यापार थे, वो कह रहे थे व्यापारी कि हम बहुत सस्ते दाम में लेंगे, और इस वजह से क्या है कि लोगों ने नहीं बेचा और बहुत सारा अनाज जो है वो सड़ गया था और बर्बाद हो गया था, यही आर्थिक मंदी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 82 नंबर। 82 नंबर, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी, तो ये जो निर्मित हुई थी, ये हुई थी यहाँ पर 1900 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992, यानी कि बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 83 नंबर, और 83 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है एगन्स मेडिसन की पुस्तक, इस पुस्तक का नाम क्या है, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व की जीडीपी यानी कि पीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था, इनकी जो जीडीपी थी भारत की, वो पूरे विश्व में कितने प्रतिशत थे पूरे विश्व का पहले के अनुसार। ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी है इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 32% जीडीपी का अंशदान था। अगर अब हम बात कर लें कि रियल में कितना है, तो यहाँ पर रियल में है अभी 7.8% पूरे विश्व में भारत की जीडीपी का अंशदान है, और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ 7.8%, ये इसी 2023 का अप्रैल से लेकर के ये जून तक का डाटा है, यानी कि तिमाही का डाटा है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ये चेंज होता रहता है, तो एक बार आप जीडीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, तो इसमें से देखो 84 नंबर पे बोला जा रहा है, यहाँ पर कोई सूची दे दी गई है, इसमें से मैच करना है मैचिंग में। तो देखो, ये फर्स्ट सूची है, सेकंड सूची है, तो यहाँ पर ये ईयर दिए गए हैं, यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं, तो अब हमें बताना है कौन सा इसका राइट है। तो आइए चलते हैं, इसको मैच करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, इतने में दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखो, जो पहला है यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसमें बोला जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ए का हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर पे, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, और दहेज निषेध हो जाएगा 4 नंबर, यहाँ पर 1961, और सी जो है ये वाला हो जाएगा हमारा सी नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, और जो डी है नारी अवशिष्ट, यानी कि सी में हो जाएगा, यानी कि तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मैचिंग। तो इसका अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही है यहाँ पर ऐसे लिख करके आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हमारा, ये वाला आप चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट 85 नंबर है, और 85 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से बोला जा रहा है 85 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पर हमें अब ए नंबर बोला जा रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी राइट है। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले, तो ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण हो, तो ये भी सही है, यानी कि उनका हनन न हो। तो ए बी सी तीनों सही है, तो हम कहेंगे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्योंकि कई बार आ चुके हैं उपर्युक्त में से अधिक, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। अब 86 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, द ब्यूटीफुल ट्री इंडियंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी थी, यानी कि इसके लेखक कौन है, इस बुक का जो नाम दिया है। तो देखो, यहाँ पर कितनी सारी बुक्स के नाम पूछ लिए गए हैं, अगर सही से देखा जाए तो 7 से 8 बुक्स के नाम अकेले यहाँ से आ गए हैं। तो जिसने पढ़ लिया होगा बुक्स के नाम, उसका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर अब भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आप तो पहले ही पढ़ रहे हैं ना एग्जाम से, तो यहाँ पर आपको एक बार इनको जरूर देख करके जाना है। ठीक है, खासकर ये जो आ चुकी हैं इनको तो पढ़ ही लेना है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर, यानी कि धर्मपाल जी ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व जो है निम्नलिखित मुख्यतः किससे आश्वासित करता है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक वर्ड आया है बंधुत्व। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाए, तो यहाँ पर देखो तो ए नंबर व्यक्ति की गरिमा सही हो जाएगा, और देश की एकता एवं अखंडता बनी रहे तो ये भी सही हो जाएगा। सी नंबर पे नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता बनी रहे तो ये भी सही है, यानी कि एक से ज़्यादा सही है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। यहाँ पर एक देखो स्टेटमेंट दिया है, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो ये आपको एक बार देख लेना है स्टेटमेंट भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवी रमन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आपको ये बताना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त वर्तमान समय में कौन है, यानी कि सीजेआई जो है हमारे इंडिया के वो कौन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है। देखो नहीं वर्ड को आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कई बार होता है इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और करेक्ट कर देते हैं, वही हमारा गलत हो जाता है। तो भू रासायनिक चक्र नहीं है की बात हो रही है, तो यहाँ पर फास्फोरस चक्र जो है वो भू रासायनिक नहीं है, बाकी ये और ये जो है ये है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आज का हमारा 90 नंबर है, और 90 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो कई सारी चीजें हो जाती हैं, स्वपोषी भी हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो एक और दो दोनों सही हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, ए और बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 89 नंबर, अब 89 क्वेश्चन पे 91 है, इस पे पूछा जा रहा है 91 पे, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि देखो हाईएस्ट ऊर्जा स्तर होना चाहिए, और तरंग दैर्घ्य कैसा हो, छोटा हो, यानी कि तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ तो छोटा हो लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पराबैंगनी किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 82 नंबर, और इस पे 92 नंबर सॉरी, इस पे बोला जा रहा है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम जानते हैं जैविक आवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 92 हो गया। 93 नंबर, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसी भी जनसंख्या की जो वहन क्षमता है वो निर्धारित होती है सीमित संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का 94 नंबर, और 94 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है ग्लोबिनेमिया जो है निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पर इसका आंसर जो दिया गया था वो दिया गया था एक से अधिक, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था ए, यानी कि नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है तो पानी दूषित कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो रोग है यहाँ पर हो जाता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, और 95 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश के द्वारा होता है, यानी कि किस किस हिसाब से होता है पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा एक दिशिक, यानी कि एक दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है आज का 96 नंबर, और 96 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो पारितंत्र का जो संघटक है वो हो जाएगा हमारा एक से अधिक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जंतु भी होता है और पादप भी होता है, तो ए और बी दोनों सही है, इस वजह से हम कहेंगे एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, यानी कि लैंडफिल जो है वो
कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करता है और मीथेन गैस जो है दलदली स्थानों पर पाई जाती है, तो ये भी यहाँ पर उत्पन्न करता है और तरल पेट्रोलियम जो गैसेज़ हैं वो भी यहाँ पर उत्पन्न करता है। तो इसके तीनों सही कहेंगे, तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये और ये तीनों ही सही हैं इस वजह से। अगला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं 98 नंबर, और 98 क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला का मतलब है कि एक उसको खाता है, फिर दूसरा उसको खाता है, ऐसे करके जो श्रृंखला चलती जाती है, ये कौन उसको बनाए रखता है? तो देखो यहाँ पर क्या है, पादप, हिरण और शेर। कैसे? अब देखो पेड़ पौधों को खाता है हिरण, और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अब देखो यहाँ पर पादप जो है मेढक खाता है, मेढक पादप तो मेढक नहीं खाता ना, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। पादप खरपतवार नहीं खाता, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बचा कौन? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 99 नंबर, और 99 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके ताकि दिख जाए। 99 पे है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो प्लास्टिक है वो विघटित नहीं होता है। कौन नहीं विघटित कर सकता है इसको? जीवाणु जो है यानी कि बैक्टीरिया जो है इसको विघटित नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जबकि वहां पर दिया गया था आंसर की में डी नंबर वाला। तो आपको ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आज का 90 नंबर, और 90 पे पूछा जा रहा है 100 नंबर, इस पे पूछा जा रहा है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। यानी कि ऊर्जा के ऐसे कौन से स्रोत हैं जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये कौन है? तो देखो सौर सेल है, ये भी राइट है, ये भी उत्सर्जन नहीं करता है। पवन चक्की जो है ये भी उत्सर्जन नहीं करता है, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये भी नहीं करता है, लेकिन ये बिल्कुल ना के बराबर करता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे 1 और 2 जब सही हो गए हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 101 नंबर, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि आहार जाल को हम जानते हैं, ठीक है, शाखान्वित। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 102 नंबर का क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, यानी कि कितना परसेंट ग्रहण करते हैं जो पौधे हैं सूर्य के प्रकाश का, और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये करते हैं यहाँ पर केवल 1%, तो यहाँ पर 1% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि जो हरे पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश का जो है ऊर्जा में जो कन्वर्ट करते हैं वो केवल 1% ही कन्वर्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 103 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? यानी कि चिपको आंदोलन जो है उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखो मजबूती मिली थी तो अमृता देवी बिश्नोई, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो यहाँ पर आपको बताना है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी और किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा 104 नंबर, इसमें बोला जा रहा है डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। यानी कि आहार श्रृंखला की अगर हम बात करें तो प्रथम स्तर पर कौन आते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो यहाँ पर प्रथम नंबर पे कौन आता है? तो देखो यहाँ पर आते हैं स्वपोषी, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रथम पोषी कहलाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को ही खाते हैं द्वितीय स्तर के। आगे देखो तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो देखो प्रथम स्तर में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय स्तर में क्या आते हैं? यहाँ पर आते हैं जो जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं। इसके बाद तृतीय स्तर में क्या होते हैं? जो इसको भी खाते हैं, यानी कि इंसान या कोई जीव मर जाने पर जो चील कौवे वगैरह होते हैं ये खाते हैं, तो ये आते हैं इसमें, यानी कि थर्ड नंबर पे। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 105 नंबर। 105 नंबर शायद यहाँ पर देखते हैं। देखो 105 में क्या है? रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन हैं। तो अगला जो एक लास्ट पार्ट आएगा इसका, इसमें पार्ट नंबर जो होगा हमारा नेक्स्ट, ये आपका पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है जो
ये पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 3 जो होगा उसमें सारी रीजनिंग और मैथ इस पेपर के जो हैं अब तक क्वेश्चन आए हैं, ये हम पूरे के पूरे सॉल्व करा देंगे डिटेल से। ठीक है, तो अगला पार्ट जो पार्ट 3 आएगा उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसमें देखा होगा फ्रेंड्स कि कई सारे जो क्वेश्चन थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए थे, देखा होगा आपने। ठीक है, कई सारे कि किसने क्या करा, आंदोलन कब हुआ, तो महामंदी जैसे ये सब दिया है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने इसके 3 पार्ट करा दिए हैं जो कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर बीपीएससी द्वारा जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हमने वहां पर सम्मिलित करे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।